Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, I will be explaining the most important questions with answers of MZO004 Systematics, Biodiversity and Evolution. ये जो ब्लॉक है इसमें दो चैप्टर है बेसिकली चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2. दिस इज़ ब्लॉक 1 ऑफ योर दिस सब्जेक्ट ऑफ एमएससी जूलॉजी. एंड ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है. इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगी वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस रखते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स में आए. सो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन 1. What is evolution? Describe the Charles Darwin's theory of evolution. क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि इवोल्यूशन किसे कहते हैं और उसमें डार्विन्स की जो थियोरी थी उसको हमें एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है. 10 मार्क का ये क्वेश्चन है और अगर आपने देखा हो तो ये असाइनमेंट में भी आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. सो काफ़ी चांसेस हैं इस क्वेश्चन के कि एग्जाम्स में ये आए. So evolution is the change in the properties of groups of organisms over a course of generation. These changes in the populations are considered evolutionary, are those that are passed by genetic material from one generation to the next. Evolution हम बोलते हैं जो changes आते हैं through the generation and these changes are heritable. मतलब genetic material में ये जो changes हैं ये passed on होंगे. उस process को हम बोलते हैं evolution and it is gradual process. सो चार्ल्स डार्विन्स की थ्योरी को देखते हैं. क्या बोला था इन्होंने इवोल्यूशन की थ्योरी में? इन्होंने जो है 5 थ्योरीज दी थी अपनी. जो इवोल्यूशन की थ्योरी थी इनके वर्क में 5 थ्योरी थी. जो पहला है वो ये बताता है कि इवोल्यूशन एज सच इज अ सिंपल प्रपोजिशन दैट स्टेट दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनिएज ऑफ ऑर्गेनिज्म चेंज ओवर टाइम. कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी ना एक पर्टिकुलर लीनिएज ऑफ ऑर्गेनिज्म की वो ओवर टाइम चेंज होती हैं, सेम नहीं रहेंगी. और वो चेंजेस बहुत सारी चीज़ों की वजह से होते हैं. आगे जाके हम देखेंगे जैसे म्यूटेशन वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं. अभी इतना ही देखते हैं जो इन्होंने बताया था. कॉमन डिसेंट इज़ अ रेडियली डिफरेंट व्यू ऑफ इवोल्यूशन देन द स्कीम ऑफ लेमार्क हैड प्रपोज्ड. इन्होंने बोला था कि जो कॉमन डिसेंट होता है ना वो काफ़ी मतलब बेसिकली डिफरेंट है इवोल्यूशन के जो व्यू थी लेमार्क की उससे. ठीक है, लेमार्क का जो व्यू था वो डिफरेंट था. लेमार्क का व्यू भी हम आगे जाके देखेंगे कि उन्होंने क्या बोला था. डार्विन का ये कहना था कि जो स्पीशीज़ है हैड डाइवर्ज फ्रॉम द कॉमन इंसेस्टर. कि जो स्पीशीज़ है ना वो कॉमन इंसेस्टर से ही डाइवर्जन होकर प्रोड्यूस हुई है, जिसको उन्होंने आगे जाके फैमिली ट्री से भी जो है प्रपोज किया था, मतलब बताया था. Gradualism in Darwin's proposition states that the differences between even radially different organisms have evolved incrementally by small steps through intermediary form. तो डार्विन का ये कहना था कि कोई भी जो फॉर्म है ना वो एकदम से नहीं आई है, वो क्या आई है इंटरमीडिएट फॉर्म्स से होते हुए स्मॉल स्टेप्स में जो है बनी है. फोर्थ जो पॉस्टुलेट है वो है पॉपुलेशन चेंजेस इन डार्विन्स थीसिस स्टेट्स दैट इवोल्यूशन अकर्स बाय चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ individual within the population that have different inherited characteristics. तो पॉपुलेशन जो है ना इनहेरिट कर रही है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को और थ्रू आउट द चेंजेस वो क्या बना ले रही है, एक डिफरेंट पॉपुलेशन को बना रही है. नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट है नेचुरल सिलेक्शन वॉज डार्विन्स ब्रिलियंट हाइपोथेसिस. डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन भी दिया था. नेचुरल सिलेक्शन जो बताता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वो भी डार्विन ने ही दिया था. इस हाइपोथेसिस में क्या था कि जो हमारा एक्सट्रीम कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट या फिर एडेप्ट कर लेगा वो क्या कर जाएगा, वो सर्वाइव कर जाएगा. ठीक है, सो एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इस थियरी में दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या फिर नेचुरल सिलेक्शन. सो ये क्या कहती है, जो हमारे डिज़ाइंड होंगे फिट ऑर्गेनिज्म टू देयर एनवायरनमेंट वो क्या कर जाएंगे, अपना अपना जो प्रोजिनी है उसको ग्रो कर जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे. सो ये क्वेश्चन 1 हमारा ख़त्म हो गया है. नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकेंड क्वेश्चन. डिस्क्राइब एनी 2 थियरीज एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ लाइफ. हमें 2 थियरीज बतानी है जो ओरिजिन ऑफ लाइफ से एसोसिएटेड है. हालांकि आपको पता है देयर आर सेवरल थियरीज एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ लाइफ. सो लेट्स सी वन बाय वन कि कौन सी हमारी ये थ्योरीज हैं. और
इनके बारे में थोड़ा ब्रीफली जानते हैं। सो पहली थ्योरी आती है हमारी मॉडर्न थ्योरी। ये हमें बताती है कि जो लाइफ है वो इवॉल्व हुई है केमिकल स्टेजेस के थ्रू। कि मतलब कोई भी पहले केमिकल बना हुआ होगा जो कि इतना कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ होगा। थ्रू आउट द प्रोसेस वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं मॉडर्न थ्योरी, जिसमें मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट बिलीव करते हैं। द सेकेंड थ्योरी इज इलेक्ट्रिक स्पार्क थ्योरी। ये थ्योरी ये बताती है कि कोई भी एक रैंडम इलेक्ट्रिक स्पार्क हुआ होगा अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जिसने क्या करा, कोई भी एक लाइफ को हमारा फॉर्म कर दिया अर्थ के ऊपर। तो ये इलेक्ट्रिक स्पार्क थ्योरी बताती है। थर्ड थ्योरी जो है मॉलिक्यूल्स मीटिंग ऑन क्ले। इस थ्योरी का जो कहना था वो ये था कि जो लाइफ है वो मॉलिक्यूल्स जो डेवलप हुए हैं वो क्ले के सरफेस पर डेवलप हुए हैं। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने एनेबल करवाया कंबाइनिंग एंड सिंथेसिस ऑफ लार्जर स्ट्रक्चर, यानी कि जो प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स वगैरह का जो फॉर्मेशन हुआ है वो क्ले के सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स अटैच हुए थे उनके थ्रू, इवोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू हुआ है। द फोर्थ theory states that deep sea vents theory. According to this theory, hydrothermal sites in the volcano active areas on the earth पॉसिबल होम फॉर जेनेसिस ऑफ लाइफ। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा अर्थ का, और ये कहते भी हैं कि जब हमारा जो है जो कॉलिजन हुआ था उस टाइम पे जो अर्थ का टेम्परेचर था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो ये थ्योरी भी सजेस्ट करती है साइंटिस्ट को कि ऐसा हुआ होगा कि डीप सी वेंट्स, मतलब बहुत ज़्यादा थर्मल टेम्परेचर रहा होगा अर्थ का, जिसने हमारा जो है ओरिजिन कर दिया लाइफ का। फिफ्थ थ्योरी जो है वो हमारी ये कहती है पेंसपर्मिया थ्योरी। ये थ्योरी बोलती है जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, even the primitive life may have been brought to earth by interplanetary dust, meteoroids and comets. So ये बताती है कि लाइफ कहीं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आए हैं, कहीं इवन प्रिमिटिव लाइफ से इवॉल्व होकर, यानी कि किसी मीटियोर के थ्रू आए या मीटेरॉइड्स के थ्रू आए या कॉमेट्स वगैरह जब हमारे गिरे हैं अर्थ पर, तो उनसे हमारी जो है लाइफ आई है। नेक्स्ट इज़ जो आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, और ये जो क्वेश्चन है ये दिसंबर में भी पूछा जा चुका है ऑलरेडी एग्जाम्स में आप लोगों से। यूरे एंड मिलर जो थ्योरी थी या जो एक्सपेरिमेंट था उनका, उसको डिटेल में आपको लिखने के लिए आया हुआ है। तो देखते हैं, केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, द प्रोसेस वेयर इन लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग और इनऑर्गेनिक मैटर। ये क्या बताती है ना कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग और इनऑर्गेनिक मैटर से बनी है, और इसी को बोला गया है केमिकल इवोल्यूशन थ्रू केमिकल रिएक्शन प्रोसेसेस। This theory possessed that earliest organic substances necessary for life were born out of their inorganic counterparts. Very important है, इनका ये मानना था कि जो ऑर्गेनिक है वो इनऑर्गेनिक काउंटरपार्ट से बना है। The theory of chemical evolution suggests that the life began by step-by-step advancement of non-elemental substances. सबसे पहले नॉन एलिमेंटल बने हैं, और उसी के बाद जो हमारे एलिमेंटल फॉर्म है, यानी कि जो हम आज की फॉर्म में देखते हैं डीएनए, आरएनए, अमाइनो एसिड्स एक्सेट्रा, वो बने हैं। It is speculated that this slow and meticulous procedure might have resulted in the biochemical systems seen in the organisms today. एक थ्योरी और है जो है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। सो सारी थ्योरी मैं इसमें कवर कर देती हूँ, आपको जो भी बेस्ट लगे वो आप इसमें लिख कर आ सकते हैं, क्योंकि आपसे यानी 2 पूछी है। एरिस्टोटल ने बोला था कि जो लाइफ है ना वो एकदम से आ गई है। ऐसा नहीं है कि ये जो जितनी भी थ्योरी बोल रही है ऐसा नहीं हुआ होगा कुछ भी, लाइफ जो है एकदम से आ गई है। ठीक है, काफ़ी थोड़ा पेचीदा लग रहा है ये सुनने में, बट एरिस्टोटल ने यही बोला था। तो देखते हैं एरिस्टोटल का क्या कहना था। प्रपोजेस अ कॉन्सेप्ट ऑफ जनरेशन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ कुड अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल, स्पेशली इफ इट कंटेन्स अ सब्सटेंस कॉल्ड न्यूमा वाइटल हीट, जिसके अंदर ना कोई भी वाइटल मतलब हीट है, और वो नॉन लिविंग सब्सटेंस से ओरिजिनेट हुआ है, ना ही तो किसी ऑर्गेनिक वगैरह मतलब लिविंग से नहीं है, ऑर्गेनिक से नहीं है, नॉन लिविंग से ओरिजिनेट हुआ है। To support his idea, Aristotle pointed out instances where previously absent animals appeared in the environments. For example, he mentioned how fish would suddenly appear in the form of puddles of water. Next and very important, Urey Miller experiment.
तो ये जो एक्सपेरिमेंट था वो दिया था ओपेरॉन ने। इन्होंने बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक्सपेरिमेंट आया था। बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इज द प्रोडक्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्पॉन्टेनियस, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। इनका ये कहना था कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में लगातार स्पॉन्टेनियस कोई केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे, जिनकी वजह से जो है हमारे कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए हैं। He proposed that such chemical development would occur within the primitive Earth's oxidizing atmosphere. Again, very important point to remember. अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा था? ऑक्सीडाइजिंग काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर वी कैन से। एंड सेकेंड जो इनके काउंटर पार्ट जो साइंटिस्ट थे, स्टैनली मिलर और यूरे, इन्होंने भी क्या करा था एक्सपेरिमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा एविडेंसेस देने में इनकी हेल्प करी थी। इनका भी केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी पर ही बिलीव था। तो इन्होंने क्या करा था ना, एक कंस्ट्रक्ट करा था हाइपोथेटिकल एनवायरनमेंट ऑफ अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर। उसके अंदर जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया था, सारी कंडीशन ऐसी रखी थी कि जो प्रिमिटिव अर्थ की नहीं होंगी। अ गैसियस कॉम्बिनेशन ऑफ H2, मीथेन, अमोनिया, वाटर और इलेक्ट्रिक स्पार्क। ठीक है, जिसकी वजह से सारी कंडीशंस वैसी रही जैसी प्रिमिटिव अर्थ की थी। और हुआ क्या? resulted in the creation of vast number of organic compounds including amino acids, जो कि प्रूफ था कि केमिकल इवोल्यूशन से ही लाइफ का ओरिजिन हुआ है। ऐसा ही नहीं है कि कोई एलियन वगैरह आकर या मीटरॉइड आकर धरती पर आ गए हैं और लाइफ ऐसे ओरिजिनेट हुई है। सो ये थ्योरी वाइडली एक्सेप्टेड है अमंग द साइंटिस्ट। सो ये थ्योरी आपको ज़रूर लिखकर आनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। This experiment demonstrated that chemistry between the simple molecule which were abundant in the primordial Earth's atmosphere resulted in the synthesis of essential chemicals which may have contributed to the emergence of life on the Earth. ये आप डायग्राम बना के आ सकते हो। डायग्राम में कुछ नहीं है, इन्होंने जो है एक प्रिमिटिव अर्थ बनाने के लिए जो दो इलेक्ट्रोड लिए थे, जिनको कूलिंग सिस्टम यानी कि कंडेंसर से कनेक्ट कर दिया था। इधर इन्होंने जो है एक इलेक्ट्रोड से स्पार्क दिया था और उससे जो हमारे केमिकल्स थे, मतलब जो इन्होंने दिए थे, मीथेन, ये नाइट्रोजन और मतलब अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वगैरह फॉर्म हुए थे। सो ये सारा जो भी सेटअप है आप इसको माइंड में रख सकते हो, बनाकर आ सकते हो एग्जाम में। Now let's move to our next question. Write a brief note on RNA world hypothesis. The RNA world hypothesis proposes that early life on the earth was based on ribonucleic acid RNA rather than on DNA. इनका ये कहना था कि जो लाइफ बनी है ना वो RNA से बनी है, ना कि DNA से। सब ये बोलते हैं कि DNA आया, लेकिन इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये मानना था कि लाइफ जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म हुई थी वो RNA से बनी थी। RNA acted as both genetic material and as catalyst. ठीक है, तो ये डीएनए की तरह भी एक्ट कर सकता है और प्रोटीन यानी कि कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है। तो इसके ड्यूअल रोल होते हैं इन द प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स। अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो आप जो है माइंड में रख सकते हैं। आरएनए कैन स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड कैटेलाइजेस केमिकल रिएक्शंस, मेकिंग इट लाइकली अ कैंडिडेट फॉर द फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल। क्योंकि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर तो कर ही सकता है, साथ साथ कैटेलाइज भी कर सकता है कोई भी केमिकल रिएक्शन को, तो ये जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। इट सजेस्ट दैट लाइफ बिगिन विद आरएनए मॉलिक्यूल दैट कुड रेप्लिकेट देमसेल्व्स एंड इवॉल्व। इन्होंने बोला था कि जो आरएनए मॉलिक्यूल है ना वो अपने आप को रेप्लिकेशन करने के लिए भी कैपेबल है। ओवर टाइम प्रोटीन्स एंड डीएनए टुक ओवर स्पेशलाइज्ड रोल। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ ना कि प्रोटीन और डीएनए ने आरएनए का रोल ले लिया और आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल फिर मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ में नहीं होता था। डीएनए और प्रोटीन हमारे जेनेटिक मटेरियल होने लगे क्योंकि डीएनए जो है स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू आरएनए। अगर आपको याद होगा कि जो डीएनए है वो क्वाइट स्टेबल एज़ कम्पेयर टू आरएनए। इसमें जो म्यूटेशन का जो रेट है वो स्लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू आरएनए। So, this hypothesis helps us to explain how complex life might have evolved from simple organic molecule in prebiotic conditions. So, here we ends with our third question. Now, let's move to fourth question. Write a brief note on first gene hypothesis. So, what is this first gene hypothesis? देखते हैं। इन्होंने बोला था कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो होती है हमारी सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में,
जैसे कि आरएनए या फिर अदर न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह जो होते हैं, originated before the development of metabolic system of cellular structures in early life. ऑब्वियसली बात है ना, पूरा ऑर्गेनिज्म तो बाद में बनेगा, पहले जो उसके हमारे मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं, जो एसेंशियल मॉलिक्यूल्स हैं, वही तो पहले बनेंगे ना, फिर बाद में जो भी मेटाबॉलिक सिस्टम है वो डेवलप होगा। तो ये इस थ्योरी ने बोला था, जीन फर्स्ट हाइपोथेसिस। इसके की पॉइंट्स देखते हैं। इट एम्फसाइजेस दैट द इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रेप्लिकेशन वाज फर्स्ट एसेंशियल स्टेप इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। अगर आप इंफॉर्मेशन स्टोरेज और रेप्लिकेशन कर पा रहे हो तो ही आप जो है एसेंशियल स्टेप के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आपका कोई यूसेज नहीं है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग जीन्स लाइक आरएनए could mutate or evolve, leading to increasing in the complexities. This hypothesis contrasts with the metabolism first models, which proposes that biochemical networks came before the genetic material. So ये माइंड में ध्यान रखना है, ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, इट सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन could act on replicating molecule even before the cell existed. तो वही मॉलिक्यूल जो हमारे बढ़िया स्टोर कर रहे होंगे या फिर म्यूटेशन का रेट उनमें कम होगा, कंपैरेटिवली स्टेबल होंगे, वो क्या होंगे, नेचुरली सिलेक्ट हो जाएंगे। और जो सेल से जो हमारा नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है उससे पहले मॉलिक्यूल्स पर नेचुरल सिलेक्शन जो होगा वो अप्लाई हो गया होगा। ये थ्योरी बताती है इस फिनोमिना को। जीन फर्स्ट हाइपोथेसिस इज क्लोजली रिलेटेड टू द आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, जो हम ऑलरेडी अभी कर आए हैं पीछे। तो यही था इस थ्योरी के अंदर, और हमारा ये हाइपोथेसिस भी खत्म हो गया है इसी के साथ। नाउ लेट्स टू मूव टू आवर लास्ट हाइपोथेसिस एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज आयरन सल्फर हाइपोथेसिस। ये आयरन सल्फर हाइपोथेसिस ने क्या कहा था कि जो लाइफ है ना, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम हाइड्रोथर्मल वेंट्स। हाइड्रोथर्मल वेंट्स में अभी आपको पीछे पढ़ाकर आई हूँ। हाइड्रोथर्मल वेंट्स मतलब जो जहाँ पर टेम्परेचर क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, और जो पानी का भी जो टेम्परेचर है ना, पानी के टेम्परेचर की भी कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं, तो दोनों ही हमारे क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है। ऑन द ओशन फ्लोर वेर एन आयरन एंड सल्फर मिनरल कैटेलाइज्ड द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये कहना है कि जो ओशन फ्लोर पे जहाँ पर वाटर का हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ पर हमारे आयरन एंड सल्फर ने कैटेलाइज किया होगा फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसके की पॉइंट्स देखते हैं। इसको प्रपोज करने जिन्होंने किया था उनका नाम था गंटर वॉचटरशर, जो भी ये नाम है आप देख सकते हो। इन्होंने बोला था लाइफ बिगेन विद द मेटाबॉलिज्म फर्स्ट, नॉट जीन। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म पहले आया था, ना कि जीन। काउंटरैक्ट कर रहे हैं दोनों हाइपोथेसिस एक दूसरे को। उन्होंने बोला था कि पहले जो है हमारा मॉलिक्यूल बना होगा, फिर हमारा कुछ आया होगा, लेकिन ये बोल रहा है कि मेटाबॉलिक जो है प्रोसेस वो पहले स्टार्ट हुए हैं, बाद में जीन बने हैं। आगे इसका मैं बात करूँ तो जो FES है और NIS कंपाउंड्स हैं वो एक्टेड एज नेचुरल कैटलिस्ट एनेबलिंग द केमिकल रिएक्शंस नेसेसरी फॉर द लाइफ। ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे थे। दीज रिएक्शन कुड प्रोड्यूस सिंपलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक अमाइनो एसिड एंड शुगर in hot mineral rich environment. It provides a possible explanation for how energy rich molecules formed before enzyme. ये बताता है कि कैसे एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बने होंगे पहले, बिफोर एंजाइम्स और जेनेटिक मटेरियल। दिस हाइपोथेसिस सपोर्ट्स द आइडिया दैट मेटाबॉलिज्म डेवलप्ड फर्स्ट। ये हाइपोथेसिस ये बताती है कि मेटाबॉलिज्म पहले आया है, बाद में हमारे जो हैं जीन वो बने हैं, लाइक RNA वगैरह। सो इसी के साथ हमने सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ब्लॉक 1 के वो ख़त्म कर लिए। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। Subscribe to my channel to get more such video to help your preparation of your exams. If you like the video, then please press the like icon and share it with your friends. Thanks for watching.